सॉल्यूशन चैप्टर का वन शॉट रिवीजन करेंगे, एक बार ध्यान से देखेंगे। सॉल्यूशन बेटा मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के 3 भागों को हमको पढ़ना है। इस चैप्टर के 3 भागों को पढ़ना है, जिसमें पहला कौन है? पहला आपका आता है कंसंट्रेशन मेथड्स। कंसंट्रेशन मेथड्स। दूसरा है सॉल्युबिलिटी और तीसरा भाग है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये तीसरा भाग है। एक बार देखेंगे कंसंट्रेशन मेथड का मैंने बताया था आपको। मान लो दो आपके इस बार दो प्रकार के क्या है कंपोनेंट है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर सिर्फ दो कंपोनेंट होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन? बाइनरी। हमको यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन की बात करनी है। एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट वो होगा जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी, लेस कंसंट्रेशन में जो मिलेगा, और जो ज्यादा कंसंट्रेशन में मिले, जो मोर कंसंट्रेशन में मिले, उसको बोलते हैं क्या? सॉल्वेंट। समझ गए? सॉल्वेंट में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो वाटर होता है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है वाटर। चाहे कोई और साथ में कैसा भी हो, पर वाटर हमेशा यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाएगा। आगे की अगर मैं बात करूंगा, इनके कुछ मेथड्स है। जैसे पहला होता है मास परसेंट। इसको बेटा W/W% के हिसाब से भी देख सकते हैं। हम लोग बोलेंगे इसका मतलब होता है मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। चर्चा ये है कि अगर किसी क्वेश्चन में 5% बाय मास लिखा है, अगर 5% बाय मास या 5% बाय W/W% ऐसे कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि इसके अंदर 5 ग्राम क्या है? 5 ग्राम सॉल्यूट है और 95 ग्राम क्या है? वो सॉल्वेंट है। हम क्वेश्चन के लिए इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। जब क्वेश्चन करेंगे तो 5 ग्राम सॉल्यूट ले लेंगे और 95 ग्राम क्या ले लेंगे? सॉल्वेंट। इसका मतलब टोटल सॉल्यूशन हम हमेशा 100 ग्राम का बनाएंगे। टोटल सॉल्यूशन हमेशा कितने का रखेंगे? 100 ग्राम। इसके बाद जो अगला कंसंट्रेशन मेथड आएगा, जो अगला कंसंट्रेशन मेथड है वो होता है वॉल्यूम परसेंट। एक बार देखेंगे वॉल्यूम परसेंट की अगर मैं बात करूं, वॉल्यूम परसेंट का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट कोई भी हो सकता है। कंपोनेंट का मतलब या तो सॉल्यूट या तो सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कुछ और आते हैं इसमें, जैसे अगला आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। यहां पर बिल्कुल क्लियर होता है कि मास का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट देखते हैं और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट देखा जाता है। और मैंने बताया था ये ज्यादातर किसमें इस्तेमाल होता है? ये ज्यादातर इस्तेमाल होता है मेडिकल लाइन में। अच्छा, परसेंट अगर लगाए तो मास वाले में भी इंटू 100 कर लेंगे परसेंट निकालने के लिए, और इसमें भी 100 कर लेंगे। ये परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। अगला आता है पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। अगर पीपीएम की बात करेंगे तो बोलेंगे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ, नहीं, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट। किसी भी कंपोनेंट में कितने पार्ट है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में टोटल कितने पार्ट्स थे? इंटू 10 की पावर 6। क्यों? क्योंकि यहाँ है पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन निकालने के लिए 10 की पावर 6 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। आगे चलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट भी लोग हैं इसमें। जैसे पहला होता है मोलरिटी। मोलरिटी की अगर मैं बात करूं बेटा तो इसका होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कह दो या सॉल्वेंट कह दो, एक ही बात है। और इनटू 1000 तब लगाएंगे तब ये जो वॉल्यूम है ये ml में होगा। अगर ये लीटर में होगा तो आप कोई भी 1000 लगाने की जरूरत नहीं। आगे अगर मैं बात करूंगा, इसका अगर फॉर्मूला लिखना चाहूं मैं, क्योंकि ज्यादातर पूछा जाता है, इसको कैपिटल M से डिनोट करेंगे। इसका फॉर्मूला हो जाता है NB/V।
फ्रैक्शन, कंसंट्रेशन मेथड का लास्ट मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम बोलते हैं इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, मान लो सॉल्यूट का निकाल रहे हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। अगर ये सॉल्वेंट की बात होगी तो हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस Nb। ये हो जाता है क्या, इसको बोलते हैं चाई बी चाई ए। मोल फ्रैक्शन ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, यूनिटलेस। अगर मैं यहां पर बात करूं एक और फॉर्मूला कि जो दोनों का मोल फ्रैक्शन होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उनका जो सम होता है हमेशा कितना आना चाहिए, 1। इसका मतलब आप अगर कभी चाई बी निकालने आपको चाहिए निकालना हो तो 1 माइनस चाई बी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, समझ गए। अगर कभी इक्विमोलर कंपाउंड का नाम आए इसका मतलब उनके नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं और इक्विमोलर कंपोनेंट दोनों होते हैं तो उसका हमेशा मोल फ्रैक्शन कितना होता है, 1/2 होता है। अगर दोनों कंपोनेंट इक्विमोलर हैं इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स दोनों के बराबर हैं, अगर बराबर है तो उनका जो मोल फ्रैक्शन होता है सॉल्यूट या सॉल्वेंट का हमेशा 1/2 होता है। एक और बात करेंगे, अगर आपके पास कभी कोई क्वेश्चन मिली मोल्स निकालने का आए, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन मिली मोल्स निकालने के लिए आता है तो आप क्या करेंगे, उस टाइम पर फॉर्मूला Nb अपॉन Na रख लेंगे, नीचे वाले प्लस के b को नेग्लेक्ट कर देंगे। मैं कह सकता हूं अगर यहाँ फॉर्मूले में प्लस Nb है तो इस Nb को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इस Nb को नेग्लेक्ट कर देंगे कब, जब मिली मोल्स की बात आए। जैसे N2 गैस वाला क्वेश्चन एक बार आया था आपके पास, मिली मोल्स आए थे तो नीचे वाले में से Nb को गायब कर सकते हैं। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चंस के लिए नंबर ऑफ मोल्स, वो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला Nb अपॉन Na हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक। ये कॉन्सेंट्रेशन मेथड्स खत्म हो गए। अब हम लोग धीमे धीमे किसकी तरफ बढ़ेंगे, एक बार पहुंचेंगे सॉल्युबिलिटी के पास। सर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, हम लोग बता रहे थे कि सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। देखना, अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाए, डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, जब सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाए तो उसको उसकी सॉल्युबिलिटी बोली जाती है, मैक्सिमम अमाउंट। अब ये सॉल्वेंट आपके ऊपर है कि सॉल्वेंट आपको 1 लीटर लेना है या आपको 100 ml लेना है, ये आपकी मर्जी, आप कितना लेना चाहते हैं। आपने जो भी सॉल्युबिलिटी रखी है वो लीटर में भी रख सकते हैं, वो ml में, 100 ml के ऊपर देख सकते हैं कितनी सॉल्युबिलिटी, आप 1 लीटर के ऊपर। मैं बात कर रहा हूं अगर ये सॉल्यूट जो मैक्सिमम डिसॉल्व हो रहा है अगर वो सॉलिड फेज में है और ये जो सॉल्वेंट लिक्विड फेज में है तो इस टाइम पर इस सॉल्युबिलिटी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। समझ गए यहां तक। जब सॉलिड इन लिक्विड की बात हम करेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि जब सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया जाए इस टाइम पर इस सॉल्युबिलिटी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सर ये किस किस चीज पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड सबसे पहले करेगा नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल्स। सबसे पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल। हमने यहां पर बात की थी कि यहां पर एक थ्योरी को ये ओबे करते हैं, उस थ्योरी का नाम है लाइक डिसॉल्व लाइक थ्योरी। कौन सी थ्योरी है, लाइक डिसॉल्व लाइक थ्योरी। कहने का मतलब जो पोलर सॉल्यूट होंगे, पोलर डिसॉल्व इन पोलर और नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर। कहने का मतलब जो पोलर सॉल्यूट होंगे वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर घुलेंगे और जो नॉन पोलर सॉल्यूट होंगे वो नॉन पोलर। अगर पोलर का एग्जांपल देखें जैसे NaCl प्लस वाटर, KCl प्लस वाटर, ये सब पोलर डिसॉल्व इन पोलर के हैं। और अगर नॉन पोलर की बात करें, नॉन पोलर की बात करें तो बोल सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड डिसॉल्व इन बेंजीन। ये नॉन पोलर की बात है, जब कार्बन टेट्राक्लोराइड बेंजीन के अंदर घुले, ये नॉन पोलर के कुछ एग्जांपल्स होते हैं।
दूसरा जिसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं वो होता है आपका सरफेस एरिया। मैं बोलता हूं कि सरफेस एरिया बढ़ाने से कभी भी सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ती, तो मैं कहूंगा सॉल्युबिलिटी डज नॉट डिपेंड्स। सॉल्युबिलिटी डिपेंड ही नहीं करेगी किस पर, सरफेस एरिया पर। सिर्फ क्या बढ़ जाएगा, रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी। रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी, पर कभी भी सॉल्युबिलिटी सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करेगी। अगले टॉपिक की बात करें सर तो प्रेशर। सेम जो हाल सरफेस एरिया का है सॉलिड इन लिक्विड में, वही किसका है, प्रेशर का। मैं बोलूंगा सॉल्युबिलिटी प्रेशर पर भी डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड्स, ये भी नहीं करती। तो क्या होता है सर, रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। प्रेशर बढ़ाने से रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, घटाने से कम हो जाती है। ऐसी सरफेस एरिया बढ़ाने से भी रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है और कम करने पर रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। और लास्ट जिसकी बात करेंगे वो है टेम्परेचर। और हम लोग पढ़ते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो मैंने कहा कि ऐसे सॉल्यूशन, इस पॉइंट को देखते हुए सॉल्यूशन के 3 टाइप हो जाते हैं। सॉल्यूशन के 3 टाइप कौन कौन से सर, पहले होते हैं सैचुरेटेड। पहले कौन होते हैं, सैचुरेटेड। दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड और तीसरे होते हैं सुपर सैचुरेटेड। मैंने कहा जब और ज्यादा सॉलिड सॉल्यूट हम सॉल्वेंट में नहीं घोल सके, इस कंडीशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट देन द टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड। व्हेन मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट देन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड। जब और सॉल्यूट घोल सके उसको अनसैचुरेटेड। और सैचुरेटेड वाले में टेम्परेचर राइज करने के बाद और सॉल्यूट घोला जा सके, इस टाइप के सॉल्यूशन को बोला जाता है सुपर सैचुरेटेड। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। सॉल्यूट है जो डिसॉल्व हो रहा था सॉल्वेंट के अंदर, अगर इस बार वो सॉल्यूट गैसियस है और सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड, तो इसको बोलेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। पहली बात करता हूं मैं नेचर की, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स। इसके अंदर बात करेंगे कि बेटा कुछ जो होते हैं गैसेस, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, इनके साइज होते हैं बड़े, और साइज ज्यादा होने की वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। जबकि मैं बात करूं ऐसी गैसेस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इनके साइज छोटे होने की वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी किसी भी लिक्विड में ज्यादा होती है। अगर मैं आगे बात करूंगा सर किसकी, सरफेस एरिया की, तो वही बात है कि आपका सरफेस एरिया सॉल्युबिलिटी को डिपेंड नहीं कर सकता। मतलब सॉल्युबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करती, जबकि रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी करती है। रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स, रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी, जबकि आपकी सॉल्युबिलिटी उस पर डिपेंड नहीं करेगी। इस पर सरफेस एरिया। सर तीसरा टॉपिक आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर के अंदर मैंने आपको बताया था कि सर अगर आप एंडोथर्मिक रिएक्शन देख रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। पर अगर आप एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात करें, अगर आप एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात करें तो हम बोलते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी।
टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है किसमें, एंडोथर्मिक में, और टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी कम होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें प्रेशर। अगर प्रेशर की बात करूंगा सर तो मैं कहता हूं प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। हमने कहा सर इन बातों को आप बताओ कैसे होता है, हमने बोला इसके कुछ एप्लीकेशंस आप देख लो कि प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, इसके एप्लीकेशंस देख लो। पहला कहते हैं स्क्यूबा डाइवर्स जो होते हैं, स्क्यूबा डाइवर्स जो होते हैं वो अपने साथ जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें हीलियम गैस भी ले जाते हैं 11.7%। हीलियम गैस और ले जाते हैं कितनी, 11.7%। क्यों, जिससे वो अवॉइड कर सके, टू अवॉइड बैंड डिसीजेस। बैंड डिसीजेस को अवॉइड करने के लिए स्क्यूबा डाइवर्स अपने ऑक्सीजन सिलेंडर में 11.7% हीलियम गैस को ले जाएंगे। दूसरी बात, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स का मतलब सर कोका कोला, स्प्राइट, थम्स अप, ये जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं इनके अंदर क्या करते हैं, हाई प्रेशर पर CO2 गैस मिलाई जाती है। जब पानी के अंदर CO2 गैस मिलाई जाएगी, व्हेन H2O और CO2 दोनों मिल जाए हाई प्रेशर पर बनाते हैं H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और इस कार्बोनिक एसिड में आपके फ्लेवर मिला मिला करके हम लोग अलग अलग ब्रांड की सॉफ्ट ड्रिंक्स बना लेते हैं। ठीक है, आगे की अगर बात करेंगे सर, जो हायर एल्टीट्यूड पर जब जाते हैं, हायर एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन की जो मात्रा है किसमें, एयर में, वो कम हो जाती है। ऑक्सीजन एयर के अंदर कम होती जाती है, इससे जो भी इंसान वहां जाता है इसको एनोक्सिया जैसे वॉमिटिंग, चक्कर आना, ऐसी चीजें उसके साथ होने लग जाती हैं। और एक और अगर मैं बात करूं सर, गर्मियों के दिनों की अगर मैं बात करूं, वो टेम्परेचर का आ जाएगा कि गर्मियों के दिनों में, देखो इसको समझना है इसका एप्लीकेशन, गर्मियों के दिनों में क्या होता है, हॉट वाटर जब हो जाता है उसमें फिश जो है वो मर जाती है। जो फिशेस को दिक्कत आती है, क्यों, क्योंकि वहां पर भी ऑक्सीजन की जो मात्रा है पानी के अंदर वो धीमे धीमे कम होती है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। ये सारी बातों को समझ रहे हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कुछ लॉज की बात करेंगे, सबसे पहले आते हैं हेनरी के पास और हम लोग पढ़ेंगे हेनरीज लॉ। हेनरी अपने लॉ के अंदर कहते हैं द पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल वेपर प्रेशर का मतलब क्या है सर, वेपर प्रेशर का मतलब होता है जो प्रेशर वेपर पार्टिकल्स लगाएं टॉप मोस्ट लेयर ऑफ लिक्विड के ऊपर, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो कह रहे हैं जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। ठीक है, कह रहे हैं द पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो बोल रहे हैं कि पार्शियल वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब इक्वल का साइन लगाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट का नाम होता है हेनरीज कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का नाम है हेनरीज कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हर एक सॉल्यूट के लिए अलग अलग होती है। इसकी वैल्यू अलग अलग आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी होगी। याद रखना, हम लोगों ने कितना ज्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ गया, सॉल्युबिलिटी के अमाउंट को देखने के लिए वहां पर मोल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करने लगे हैं, क्योंकि जितने ज्यादा मोल्स बढ़ जाएंगे सॉल्यूट के, सॉल्वेंट के अंदर, उतनी ज्यादा उसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, और मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि पार्शियल वेपर प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही है। इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये है। सर जब हेनरी ने लॉ दे दिया तो राउल्ट आते हैं और राउल्ट कहते हैं कि जो लॉ दिया है हेनरी ने ये पूरे तरीके से सही नहीं है। राउल्ट अपने लॉ में कहते हैं, राउल्ट कहते हैं कि ये जो लॉ है वो दो चीजों के लिए अलग अलग है। वो कहते हैं वोलेटाइल के लिए अलग और नॉन वोलेटाइल के लिए अलग है। अभी हम लोग सिर्फ वोलेटाइल लिक्विड के लिए बात करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि वोलेटाइल लिक्विड के लिए जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है किसी भी कंपोनेंट का,
जो पार्शियल वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आप लोगों से दोनों के बीच में कोई एक क्या पूछता है दोनों के अंदर एक चीजें समान क्या थी, सिमिलैरिटी क्या है, आप बोलना फॉर राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल एंड हेनरीज लॉ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। दोनों ने गैस के लिए तो बिल्कुल सेम बात कही थी। अगर मैं यहाँ पर पार्शियल वेपर प्रेशर की बात करूं किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के लिए। और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, पी नॉट ए। ये पी नॉट ए क्या है, ये पार्शियल वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के लिए, प्योर सॉल्वेंट। और अगर सॉल्यूट की बात करूंगा पीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाइबी, और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहां भी आएगा क्या, पी नॉट बी चाइबी। और सर यहां पर भी ये पी नॉट बी क्या है, ये पी नॉट बी होता है पार्शियल वेपर प्रेशर फॉर प्योर सॉल्यूट। ये पार्शियल वेपर प्रेशर किसका है, प्योर सॉल्यूट का। समझ गए यहां तक। और अगर मैं टोटल प्रेशर की बात करूं तो P बराबर होता है PA प्लस PB। तो यहां से P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट A चाहिए प्लस P नॉट B चाहिए। और अगर हमको कभी भी चाई A या चाई B निकालना हुआ और P नॉट दोनों की वैल्यू और टोटल प्रेशर दे रखा हो तो हम एक और फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, P नॉट A प्लस P नॉट B माइनस P नॉट A चाई B। ये एक फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको बात करनी हो किसकी, आपको मोल फ्रैक्शन निकालना हो तब। एक और बात, अगर यही क्वेश्चन किस में आ जाए सर, अगर यही क्वेश्चन वेपर फेज में आ जाए, और किस फेज में आता है, एक वेपर फेज में क्वेश्चन आया था, एक और आया था किसमें, लिक्विड फेज में आया था। लिक्विड फेज की बात कर रहे हैं तो आपके लिक्विड फेज में आए तो आपके पास ये फॉर्मूला है, सेम बना रहेगा। अगर आप इसका वेपर फेज के अंदर निकालते हैं, अगर आपको कुछ चीजें अलग से निकालनी है तो आप क्या करेंगे, वहां पर आप जब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो चाई बी बराबर क्या होता है, पी नॉट बी अपॉन पी बी अपॉन पी ए प्लस पी। और अगर आपको चाई ए निकालना है तो आप निकालेंगे क्या, पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी। ये आपका फॉर वेपर फेज की बात करेंगे तब ये फॉर्मूले हो जाएंगे। अलग अलग आता है, मैंने एक क्वेश्चन आपको करके दिखाया था जिसमें पहले आ रहा था 2080 और उसके बाद इस फेज में देख रहे थे तो आंसर आ रहा था 3070, 0.3 0.7। समझ जाएंगे इस बात को, इस चीज को नोट करो जल्दी से एक बार। प्रॉपर्टीज, तो कहते हैं ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करें, दोज प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंड्स ओनली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, जो सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करें उनको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है। सुनना पहले, ये मान लेते हैं कोई भी सॉल्वेंट है, इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, इस सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया। क्या मिलाया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जब कभी भी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाता है तो ये आकर के इसकी टॉप मोस्ट लेयर पर इकट्ठा हो जाता है, और जब इसके टॉप मोस्ट लेयर पर इकट्ठा हो जाएगा तो आकर के क्या करेगा, इसके वेपर प्रेशर को धीमे धीमे डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। When non-volatile solute dissolve in solvent, then it deposited on the topmost layer of the solvent and it decreases the vapor pressure of that solvent. उस solvent के वेपर प्रेशर को कम कर देगा। और जब ये वेपर प्रेशर कम हो जाएगा धीमे धीमे, तो अब जो एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट था
उससे अब बॉइलिंग पॉइंट इसका थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा इसको बॉयल करने के लिए, और इसी कारण से इसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाएगा, क्योंकि अब ज्यादा नेगेटिव टेम्परेचर देना पड़ेगा जिससे वो जो सॉल्वेंट था वो फ्रीज हो जाए। तो जब आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट किसी के अंदर मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर धीमे धीमे डिक्रीज होता है, और वेपर प्रेशर के डिक्रीज होने से इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाता है। सही है। अगर ये सारे काम हो रहे हैं तो मैंने कहा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जिक्र कर ही रहे हैं, तो पहला आता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मान लेते हैं पहले जो वेपर प्रेशर था प्योर सॉल्वेंट का वो P0 था, अब जब इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल मिलाया गया है तो इसका जो वेपर प्रेशर है अब वो PS हो गया है, तो इन दोनों में जो डिक्रीज आया है उसको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलेंगे। और जब इस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को प्योर वाले से डिवाइड कर देंगे तो इस कॉन्सेप्ट को रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहा जाता है। राउल्ट अपने नॉन वॉलेटाइल के लॉ में यही कहते हैं कि जो ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है, राउल्ट का जो लॉ है नॉन वॉलेटाइल के लिए, वो कहते हैं ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के इक्वल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इक्वल होता है। अगर मैं यहां से बात करूं तो P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल्स टू NB अपॉन Na प्लस NB। ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा जब आपको रिलेटिव लोअरिंग के ऊपर कोई न्यूमेरिकल मिलता है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट इसी में आता है, इसी में जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसके अंदर हम बात करते हैं कि जब कभी भी आपका नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाता है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। पहले मान लेते हैं प्योर वाले का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो T था, अब जो नया बॉइलिंग पॉइंट हो गया है सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है मान लो वो TB है, तो आपका जो एलिवेशन आएगा वो आ जाएगा TB माइनस T। आपको क्या करना है, जो नया बॉइलिंग पॉइंट है उसमें से ओरिजिनल जो पहले प्योर वाले का बॉइलिंग पॉइंट था उसको माइनस करना है, ये डेल्टा टीबी। फॉर न्यूमेरिकल्स हम बात करते हैं, ये जो डेल्टा टीबी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, और यहां से अगर बात करेंगे तो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू हो जाएगा केबी इंटू एम, और जहां पर केबी जो होता है उसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और इसका एक और नाम होता है इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका एक और नाम इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। यहां तक क्लियर है सब लोगों को? इसको एक बार नोट कर लो जल्दी। फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हमने बोला कि जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाता है उससे पहले मान लेते हैं कि जो प्योर सॉल्वेंट था उसका फ्रीजिंग पॉइंट T था, और नॉन वॉलेटाइल मिलाने के बाद इसका जो नया सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया है वो मान लो हो गया है TF। तो इसमें जो डिप्रेशन आएगा वो आएगा TF और T माइनस TF। और न्यूमेरिकल्स के लिए देखते हैं, ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी, और जब यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हो जाता है KFM। यहां पर जो ये KF है इसको बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। इसका नाम होता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसका एक और नाम होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू हर एक सॉल्वेंट के लिए अलग अलग आपको दे रखी होगी, जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तब।
एक लास्ट बात करेंगे, उससे पहले कुछ और बातें करनी पड़ेंगी। सबसे पहली प्रोसेस होती है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस की अगर मैं बात करूंगा तो होता है, ये वो मेथड है, ये वो प्रोसेस होती है जिसमें आपके सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट देखते हैं। सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जब किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट पार्टिकल मूव कर जाएं लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोला जाता है। और वह मिनिमम प्रेशर जो रिक्वायर हो टू स्टॉप ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, जितना मिनिमम प्रेशर रिक्वायर होता है उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, और यही हमारी चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बोलते हैं सर ये ऑस्मोटिक प्रेशर कौन लगाता है? दिस प्रेशर अप्लाइड बाय हायर कंसंट्रेशन पार्टिकल्स। हायर कंसंट्रेशन जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगाते हैं किस पर लगाते हैं? एसपीएम पर, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ऊपर, जिससे ऑस्मोसिस को स्टॉप कर दिया जाए। और अगर कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाए जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो, ऐसा एक्सटर्नल प्रेशर जो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो, वो अगर हायर कंसंट्रेशन वाली साइड में लगाया जाए, हायर कंसंट्रेशन साइड में लगाया जाए, तो अब क्या होगा? अब जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाए थ्रू एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इस प्रोसेस को बोला जाता है, इस पूरी प्रोसेस का नाम होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। इस वाली प्रोसेस को बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस, शॉर्ट फॉर्म में आरओ। वाटर प्यूरिफायर जो आरओ होता है वहां पर यही रिवर्स ऑस्मोसिस लग रही होती है। इसको जल्दी से नोट कर लें एक बार। क्या हमारा वेंट हॉफ फैक्टर, हम लोग बोलते हैं जितने भी फॉर्मूले अभी तक इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पढ़े हैं, ये सारे फॉर्मूले ऐसे सॉल्यूट के लिए ठीक है जो सॉल्यूट ननद होते हैं, इसका मतलब नॉन एसोसिएट और नॉन डिसोसिएट होते हैं। ऐसे सॉल्यूट पार्टिकल्स के लिए तो ठीक है, ऐसे टाइप के सॉल्यूट के लिए तो ठीक है। अगर कोई सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट होता है तो वहां पर इनका जो एक्चुअल मास होता है सॉल्यूट का और जो मास कैलकुलेट करके निकाला जाता है, इसके बीच में एक डिफरेंस आता है और हम बोलते हैं द रेशियो ऑफ एबनॉर्मल मोलर मास टू द नॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास और नॉर्मल मोलर मास का ये जो रेशियो है, इस रेशियो को वेंट ऑफ फैक्टर कहा जाता है, जिसको आई से डिनोट करते हैं। अगर कहीं पर एसोसिएट हो रहा होगा तो आई की वैल्यू 1 से कम होगी जब एसोसिएट हो रहे होंगे आयंस, और आई की वैल्यू 1 से बड़ी होगी जब आयंस डिसोसिएट हो रहे होंगे। जब आयंस डिसोसिएट हो रहे होंगे तो 1 से बड़ी, और जब नॉन एसोसिएट
नॉन डिसोसिएट होंगे उस टाइम पर आई की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो आपके जितने भी फॉर्मूले हैं उनके अंदर आप आई का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब आपने वेंट ऑफ फैक्टर को भी क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व कर लिया है। अगर आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करें तो ये अल्फा से डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है I-1/n-1। ये तो किसके लिए? जब डिसोसिएट हो रहा हो, और जब एसोसिएट हो रहा हो तो 1 - I/1 - 1/n। ये एसोसिएट हो रहा हो तब आपको ये फॉर्मूला लगा। लास्ट टॉपिक आपका वेंट ऑफ फैक्टर। इसका मतलब होता है द रेशियो ऑफ एबनॉर्मल मोलर मास टू द नॉर्मल। एसोसिएट होने पर इसकी वैल्यू 1 से कम, डिसोसिएट होने पर 1 से ज्यादा, और नॉन एसोसिएट नॉन डिसोसिएट पर इसकी वैल्यू होती है 1। इस चैप्टर के मेन फॉर्मूलाज की बात करेंगे, एक बार यहां पर नोट कर लेंगे, फॉर्मूला चार्ट बनाएंगे। अच्छा, इसको मिटाई करते हैं, इसको नोट कर लें जल्दी से, फिर फॉर्मूला। एक बार इस चैप्टर के फॉर्मूला देखेंगे, कौन कौन से फॉर्मूला इसमें यूज होने वाले। एक बार इस चैप्टर के फॉर्मूला देखेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की बात करेंगे तो सबसे पहले जो फॉर्मूला आएगा वो आपका आएगा मोलैरिटी का। और बेटा मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है WB/MB इंटू V। अगर V ml में है तो आप लगाएंगे 1000। दूसरा फॉर्मूला मोलैरिटी WB/MB इंटू WA। अगर WA ग्राम में है तो आप 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगला फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन NB/Na+NB। अगर आप बात कर रहे हैं किसकी? सॉल्यूट की बात कर रहे हैं तो। और अगर आप सॉल्वेंट की बात करेंगे तो Na/Na+NB हो जाएगा फॉर्मूला। आगे अगर सर मैं राउल्ट लॉ की बात करता हूं, पहले हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ की अगर मैं बात करता हूं तो सर फॉर्मूला हो जाएगा PB = KHIB। अगर मैं राउल्ट्स लॉ की बात करता हूं तो राउल्ट्स का लॉ जो वॉलेटाइल के लिए है उसका फॉर्मूला हो जाएगा PA = P0A चाहिए और PB = P0B चाहिए। अगर यही बात मैं नॉन वॉलेटाइल के लिए करता तो यहां पर हो जाता रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर = मोल फ्रैक्शन, या इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं P0 - PS/P0 = CHIB। ये एक फॉर्मूला आपके काम आएगा। आगे चलेंगे मेन फॉर्मूले। एक होता है आपका डेल्टा TB का, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका फॉर्मूला होता है KB × WB/MB × WA, और अगर ये ग्राम में है तो इंटू में 1000। और अगर डेल्टा TF की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला होता है KF × WB/MB × WA। अगर WA ग्राम में है तो इंटू 1000 हो जाएगा। अगर आगे ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो पाई = CRT फॉर्मूला लगा सकते हैं, जिसमें C जो है वो कंसंट्रेशन का कोई मेथड होता है, जिसमें C का मतलब होता है कंसंट्रेशन मेथड, जिसमें आप मोलैलिटी या मोलैरिटी दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं आपके फॉर्मूला के अनुरूप। आगे अगर मैं बात करूंगा जितने भी फॉर्मूले हैं, अगर इनमें वेंट ऑफ फैक्टर का जिक्र करना है तो आप सारे फॉर्मूले में आई का जिक्र कर सकते हैं। अगर वो एसोसिएट होगा तो आई की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, डिसोसिएट में 1 से ज्यादा, और अगर नॉन एसोसिएट नॉन डिसोसिएट होगा तो आई की वैल्यू रहेगी 1। इस बात को समझ गए कि नहीं?
एक छोटा सा टॉपिक और रह गया अजियोट्रोप, उसको अभी कर रहे हैं, 1 मिनट में इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपके जो राउल्ट लॉ के हिसाब से, जो राउल्ट लॉ था उसके हिसाब से सॉल्यूशन के 2 भाग होते हैं। ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को ओबे करते हैं उनको आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है, और ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को ओबे नहीं करते उनको नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब मैं बात करता हूं कि सर आइडियल सॉल्यूशन में ऐसा क्या है। इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होता है जो प्योर सॉल्वेंट और प्योर सॉल्यूट के बीच में होता है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। When the force of attraction of solute and solvent is equal to the force of attraction between pure solvent and pure solute, इनके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले लग रहा था और सॉल्यूशन के बनने के बाद लग रहा है, अगर वो बराबर है तो इनको आइडियल सॉल्यूशन कहा जाएगा। इस प्रकार के सॉल्यूशन में जो चेंज इन वॉल्यूम मिक्सिंग जो होता है वो भी 0 के बराबर होता है, और जो एंथैल्पी चेंज होता है वो भी 0 के बराबर होता है। कहने का मतलब कि इनके अंदर ना वॉल्यूम बढ़ता ना इनके अंदर कोई भी चेंज एंथैल्पी में आता। इस प्रकार के सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहे जाते हैं। अगर नॉन आइडियल की बात करेंगे तो इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में होता है वो प्योर सॉल्वेंट और प्योर सॉल्यूट के बराबर नहीं होता। इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूट से कुछ अलग होता है। मैं बात करूं इनमें जो चेंज इन वॉल्यूम आता है मिक्सिंग में, जब मिक्स करते हैं तो चेंज इन वॉल्यूम होता है वो भी 0 के बराबर नहीं होता, कुछ ना कुछ चेंज होता है, और जो एंथैल्पी में चेंज आता है वो भी 0 के बराबर नहीं होता। इन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को 2 भागों में बांटा गया है। पहले होते हैं पॉजिटिव डेविएशन, और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। मैं कह रहा हूं अगर आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो प्योर सॉल्वेंट या प्योर सॉल्यूट से, अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो इस प्रकार के डेविएशन को पॉजिटिव डेविएशन कहा जाता है। मतलब पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था और मिलने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, तो ऐसे डेविएशन को पॉजिटिव डेविएशन, और इस प्रकार के डेविएशन में डेल्टा वी की वैल्यू भी 0 से बड़ी होती है और एंथैल्पी चेंज की वैल्यू भी 0 से बड़ी होती है, ज्यादा होती है, पॉजिटिव होती है इसका मतलब। और अगर नेगेटिव डेविएशन की बात करेंगे तो जो बाद में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वो पहले प्योर वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अब ज्यादा है, अगर अब ज्यादा हो गया है तो ये नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ कहलाया जाता है। ऐसे टाइप के डेविएशन में चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन एंथैल्पी दोनों 0 से कम होते हैं, इसका मतलब नेगेटिव होते हैं। इस प्रकार के डेविएशन को नेगेटिव। आपसे एक क्वेश्चन दे दिया कि बताओ इथेनॉल और CH2 ये जो है ये पॉजिटिव डेविएशन क्यों है, तो आप बोलना ये पॉजिटिव डेविएशन इसीलिए है क्योंकि इनके जो पार्टिकल पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे थे सॉल्यूशन बनने के बाद इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया है, इस वजह से इस प्रकार के डेविएशन को पॉजिटिव डेविएशन कहा जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़े हैं कि पानी में जब HNO3 मिलाते हैं तो वो जो डेविएशन होता है वो नेगेटिव क्यों कहलाता है, तो बोलेंगे जो पानी के बीच में पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था और जो HNO3 के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वहां पर पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे थे 2 और HNO3 में बॉन्ड बन रहे थे 1, और अब जब ये दोनों मिल जाएंगे तो इनके अंदर जो ओवरऑल बॉन्ड बनेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड वो बनेंगे 3। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, अगर बाद में बढ़ रहा है तो वो नेगेटिव है, और अगर पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था तो वो पॉजिटिव है। मतलब अगर कोई जल्दी से चाहता है सॉल्यूशन बनना
तो वो नेगेटिव डेविएशन कहलाता है। और अगर कोई चाहता है कि वो उसी फेज में बना रहे, सॉल्यूशन ना बनाए, तो इस प्रकार के डेविएशन को पॉजिटिव डेविएशन कहा जाता है। सर पॉजिटिव डेविएशन का एक और नाम होता है मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रोप, और इस प्रकार की डेविएशन को बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रोप। सबसे पहले बात आ रही है मन में, सर ये अजियोट्रोप क्या होता है? मैंने कहा जब दो लिक्विड एक साथ मिक्स हो जाए, ए और बी, जब दो लिक्विड को मिक्स किया जाए और वो दोनों लिक्विड अब सेम टेम्परेचर पर बॉयल हो, when two liquids are mixed together and they combine to boil at same temperature and their composition is same in aqueous form as well as in vapor form. इनकी जो कॉम्पोजिशन है वो लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट या फिर एक्वस फॉर्म और वेपर फॉर्म दोनों में अगर सेम रहे कॉम्पोजिशन, ऐसे प्रकार के दो लिक्विड की मिक्सिंग को अजियोट्रोप कहा जाता है। जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे वो मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रोप बनाएंगे, और जो नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे वो मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रोप बनाएंगे। सर इनके ग्राफ और लास्ट देख लेंगे। तो जो मैक्सिमम वाले की बात पहले समझना, यहां पर हमेशा आपको पी नॉट ए लेना है, यहां पर आपको पी नॉट बी लेना है। अगर यहाँ प्योर सॉल्वेंट है तो चाई ए 1 हो जाएगा, चाई बी 0। अगर यहाँ प्योर सॉल्यूट है चाई ए 0 और चाई बी 1। आइडियल के लिए बात करें, ये स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। आइडियल तब होता जब ये सब स्ट्रेट लाइन बनाते हैं बिल्कुल। अगर ये मिनिमम बॉइलिंग है तो आप इसको क्या करना, नीचे से ले जाना, नहीं पॉजिटिव है तो कैसे ले जाएंगे, ऊपर से। और ये अगर नेगेटिव होता तो इस ग्राफ को बना देते नीचे से। कहने का मतलब पॉजिटिव डेविएशन के लिए ये बनाता है हायर मेनिस्कस। आपने देखा होगा हम लोग बात करते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर लिक्विड भरा है, अगर वो इस प्रकार का दिखा रहा है तो उसको बोलते हैं ये हायर मेनिस्कस बना रहा है। और किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर लिक्विड भरा हुआ है वो ऐसे दिख रहा है तो हम बोलते हैं लोअर मेनिस्कस बना रहा है। याद रखना, हायर मेनिस्कस जैसा ग्राफ पॉजिटिव डेविएशन का और लोअर मेनिस्कस जैसा ग्राफ लोअर 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 ये होता है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ये बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई, बोलो। ये चैप्टर यहीं पर खत्म, एक बार देख लेना इसको।